कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग सर। तो कौन कौन आया है? मानस, अंकुर, शरद और वेदांत। 4 ही लोग आए हैं आज भी। अच्छा, इससे पहले कौन सी क्लास थी मानस? तो मैथ्स। मैथ्स थी, उसमें कितने लोग आए थे? तो उसमें तीन चार ही लोग थे। 3-4 ही थे उसमें भी? यस सर। अच्छा, यही 3-4 लोग थे क्या जो भी है यहाँ? तो मैं और अंकुर थे और साथ में रौनक और चंद्रभान। अच्छा अच्छा। ठीक है, एनीवेज अपन डिस्कशन चालू करते हैं अपना। पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं ना। तो सब लोग यस। अपनी शीट ओपन कर लो। हमें डिस्कस करना था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। ठीक है, इसके ये दिख रहा है सबको पीडीएफ? यस सर। जस्ट अ मिनट। अच्छा, डिस्कशन क्लास में कम ही आते हैं, वेदांत कह रहा है। वैसे कायदे से या डिस्कशन क्लास अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से तुम्हें समझ में आता है ना कि क्वेश्चन को कैसे करना है। मेन तो अपने सामने एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है ना, थ्योरी तो आने वाली है नहीं। तो मेन जो हमें स्किल सर, सीखना है वो क्वेश्चन करने की ही सीखना है। तो ये कोई भी इस गलत फहमी में कभी ना रहे कि डिस्कशन क्लास हमें अवॉइड करनी है। हाँ, कोई कुछ कह आज रहा नया चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है? हाँ, आज नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है। एक सेकंड रुको यार, वो पीडीएफ में कुछ एरर आ रहा है अपलोड करने में। सर कल की क्लास की रिकॉर्डिंग हुई थी? कल तो क्लास ही नहीं थी ना। नहीं सर, लास्ट क्लास की। हाँ, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग हुई थी ना, वो उसमें मिल जाएगा तुम्हें। सर वो हम कुछ लोग मेरी मिस हो गई थी। मेरे में पासवर्ड इन एरर बता। हाँ, वो कुछ लोगों के मैं बता रहा था। तो तो वो आपके चैनल पे मिल जाएगा वीडियो? हाँ हाँ, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। वो क्लास के बाद में करीबन 5-6 घंटे बाद अपलोड हो जाता है ना, हमेशा वीडियो। ओके सर। ठीक है, तुम लोग को दिख रही है ना पीडीएफ? है। यस सर। यस सर। ठीक है। स्टोइशोमेट्री आज हो जाएगा क्या? स्टोइशोमेट्री यार देखते हैं। आदि पूछ रहा है स्टोइशोमेट्री हो जाएगा क्या, देखते हैं यार, श्योर तो नहीं कह सकते। हो सकता है ना भी हो पाए। स्टार्ट। हाँ भाई बताओ। 41 से डिस्कस करना था अपन को ना। 41, 42, 43। चैट में लिख दो अगर किसी को इनमें से किसी में है तो। 45 तक किसी पे? 46, 47, 48। आदि क्या पूछ रहा है, तुम्हें वही टॉपिक पढ़ना है? मैं 7 बजे ज्वाइन कर लूँ? ठीक है, 7 बजे कर लेना ज्वाइन, है ना। जब तुम्हें कंफर्टेबल हो तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
47वें क्वेश्चन में डाउट है चंद्रभान को। 47 से पहले तो नहीं है ना किसी को किसी क्वेश्चन में? 47 देखते नो हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स? पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 47, राइट? क्वेश्चन 47, हाँ बताओ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स? तो इसमें डाउट क्या है? ये तो वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना? मॉलिक्यूल दिया हुआ है हमको और उस मॉलिक्यूल का नंबर पूछ रहा है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट मतलब मॉलिक्यूल का नंबर पूछ रहा है और एटम का नंबर दिया है। तो मॉलिक्यूल के नंबर और एटम के नंबर में क्या रिलेशन होता है? वो फॉर्मूला अपन ने देखा था, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एक्स बी वाई, है ना? ये सेम रिलेशन मोल्स के लिए भी चलता है। मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स इंटू मोल्स ऑफ ए एक्स बी वाई, ठीक है? तो अब यहाँ पर इसके मैग्नीशियम फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन के एटम में हम ये रिलेशन लिख देते हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब काउंट करो कि एक मैग्नीशियम फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो देखो ये जो PO4 2, ये जो फॉस्फेट की यूनिट है PO4 2, ये PO4 यूनिट 2 बार आ रही है ना? एक यूनिट में 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 यूनिट में कितने हो जाएंगे? 8 ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे, है ना? 8 ऑक्सीजन एटम्स। बेसिकली हमें ये जो नंबर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है? ये तो बेसिक चीज है, ये शायद तुम लोग को पता होगा 9th-10th क्लास में। तो इसका ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट कितना हो जाएगा, या एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? 8। तो हम 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो बस अब तो क्या बचा इसमें? 0.25 मोल वैल्यू ऑक्सीजन एटम्स की है, ये वैल्यू 0.25 है। 0.25 इज इक्वल टू 8 इंटू दिस वैल्यू, है ना? तो ये वैल्यू अब हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। चंद्रभान समझ में आया क्या? कि कुछ और एक्सप्लेनेशन इसमें रिक्वायर्ड है? बताओ। हाँ सर, आगे समझिए। चलो ठीक है, इसके बाद बताओ और किस क्वेश्चन में डाउट है? वेदांत पूछ रहा है सर मोल कॉन्सेप्ट में पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, एक बार बता दीजिए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वही सब आता है, क्या बोलते हैं? परसेंट, मोल परसेंट, मास परसेंट, मोल परसेंट नहीं सॉरी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह, मोल फ्रैक्शन, है ना? ये सब टॉपिक्स आते हैं, ये सब उसमें बुकलेट में भी मिल जाएंगे अगर तुम्हें टॉपिक्स के नाम ही देखना है तो। और आगे बताओ क्वेश्चन नंबर 46 से आगे। और किस क्वेश्चन में डाउट है? जो टॉपिक्स हैं वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये होते हैं जनरली। स्ट्रेंथ भी होता है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, ठीक है वेदांत?
और बताओ 47 के बाद किस क्वेश्चन में डाउट है भाई? वो खोल देता हूँ मैं बुकलेट। ये रही बुकलेट, 47 हो गया। फोर्टी एट, 49, 55 तक। अंकुर को 51 में डाउट है। 51 से पहले है क्या किसी को, किसी में? Which of the following will have the same number of electrons? ये तो पूरा कॉपी हो रहा है। नहीं वेदांत, मतलब जरूरत नहीं है अभी तो एनसीईआरटी पढ़ने की। अगर लग रहा है तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो पढ़ सकते हो। एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई बुराई नहीं होती कभी। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा क्लियरिटी बढ़ेगी। हाँ लेकिन वैसे क्लास रेगुलरली अटेंड कर रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट्स अगर देख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद जरूरत है। ठीक है। 51 पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग will have the same number of electrons? ये क्वेश्चन एक तो पूरा कॉपी हो रहा है, दिक्कत ये नीचे के क्वेश्चंस भी कॉपी हो रहे हैं साथ में। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं अपन। क्वेश्चन कह रहा है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है अपन को। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? 1 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम कार्बन नाइट्रोजन। मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना। ये चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। इसका वेट दिया है 1 ग्राम और बाकी सबका 2 ग्राम दिया हुआ है। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 51। तुम लोग को व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है ना अभी? यस। ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो अब इसमें। तो एक हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है अपन को। इस तरह के क्वेश्चंस अपन ने किए हैं पहले। ठीक है, देख लेना। मतलब जरूरी नहीं है कि 7 बजे स्टोइशियोमेट्री चालू हो, है ना। तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हो पाएगी तो छोड़ देना बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अपन ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे अपन ए ऑप्शन कंसीडर करें तो पहले अपन हाइड्रोजन एटम में देखते हैं। हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक हाइड्रोजन एटम में होते हैं 1। ठीक है। अब तो 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखो, एक हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम हैं और एक हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2। ये तो कहानी हुई एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसा सैंपल होगा, ध्यान से देखना, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। और इस सैंपल का वेट होगा 1 ग्राम। तो अब हम क्या करेंगे? हमको ये तो पता चल गया कि भाई एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, है ना। एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम ये निकाल लेंगे कि इस सैंपल में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए टोटल जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे 1 ग्राम में, है ना,
उसके नंबर से हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इस पूरे 1 ग्राम हाइड्रोजन के सैंपल में। तो अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकालो, कैसे निकालोगे? तो उसके लिए वही फॉर्मूला होता है, मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर, है ना। मास हमको पता है 1 ग्राम, मास हो जाएगा 1 ग्राम, मोलर मास हो जाएगा 2 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आएगी? ये हो जाएगी अपना 1/2 Na, है ना। मतलब 2 इंटू एन, नंबर ऑफ कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 Na, मतलब 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व होके क्या आ जाएगा? Na, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल 1 ग्राम सैंपल में। अब ऐसे ही अपन बी ऑप्शन के लिए भी चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन है 2 ग्राम ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखना, अब इसको थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 ग्राम ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन एटम में एटॉमिक नंबर 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, है ना। तो 2 ऑक्सीजन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O2, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? एटॉमिक नंबर के बराबर 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगेन वही, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल 2 ग्राम में कितने हैं? तो उसके लिए 16, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 16 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 ग्राम, है ना। 2 ग्राम में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे? तो अगेन वही फॉर्मूला जैसा पिछली बार किया था, मास बाय मोलर मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, ये 2 16 से 32, इसका आंसर भी फिर से Na आएगा। ठीक है अंकुर, समझ में आ गया? तो बाकी दोनों ऑप्शन भी ऐसे हो जाएंगे। अब तो ओरली देख लेना, ओरली हो जाता है ये क्वेश्चन। जैसे सी ऑप्शन में क्या है, एक कार्बन एटम, कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 6 इंटू 2/12 इंटू Na, ठीक है। तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा Na, है ना। बस इसमें इन क्वेश्चन में मेन बात ये रहती है कि क्वेश्चन ऐसे जैसे लैंग्वेज के फॉर्म में दिया था, अपन ने तो यहाँ पे सिंबल्स के फॉर्म में लिखा है, ध्यान से देखना, H2O2CN2। कार्बन ने ये सॉरी क्वेश्चन ने ये बताया नहीं था कि एक अब ये मॉलिक्यूल की बात कर रहा है ना। क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज पे ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये इन्होंने इस फॉर्म में लिखा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो ये हमको खुद समझना पड़ता है कि ये जब हाइड्रोजन इस तरह से लिखा है वो तो मतलब वो हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है ना। ऑक्सीजन इस तरह से लिखा है तो ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है, तो वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब कार्बन जो है वो एक कार्बन एटम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए उसको इस तरह से लिखेंगे हम C के फॉर्म में, और नाइट्रोजन को फिर हम N2 के फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहीं पर ये बी ऑप्शन 2 ग्राम ओजोन होता तो हम इसको O3 के फॉर्म में लिखते। हाँ कोई बात नहीं, वो ये अक्सर गलत हो जाता है स्टूडेंट से। तो इसमें मेन बात हमको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर एटम की वो बात कर रहा होगा क्वेश्चन, तो एटम वर्ड मेंशन किया जाएगा, है ना। जैसे अगर उसको हाइड्रोजन एटम की बात करनी होती तो ए ऑप्शन इस तरह से होता, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज ऐसे लिखी होती 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम, तो हम क्या ऑप्शन को कैसे समझते फिर कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। तो आई होप अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, कौन सा क्वेश्चन था ये? 51। और बताओ 52, 53। 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60। किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है क्या? हाँ सर। सारे हो गए यस। सभी से? शाबाश। चलो ठीक है, तो मतलब अपनी इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री की शीट तो कंप्लीट हो गई है ना? तो भाई ये इंपॉर्टेंट है ना कि आप सारे क्वेश्चंस रेगुलरली करते रहो। गलती से जैसे किसी के नहीं भी हो पा रहे ना, तो वो करके भले ही बाद में पूछ लेना, लेकिन करना जरूर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ठीक है, अब अपन इसको तो बंद करते हैं। अब हम चालू करते हैं नया चैप्टर पढ़ना। तो नया चैप्टर है हमारे लिए क्या? मोल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मतलब नई हेडिंग डालो, मोल कॉन्सेप्ट। अब इस चैप्टर में अपन मोल कॉन्सेप्ट को इन डिटेल देखेंगे और ज्यादा। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो, एक सेकेंड इसमें, हाँ। तो मोल कॉन्सेप्ट में देखो काफी सारे टर्म्स अपन देख चुके हैं पहले ना, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में, कि मोल क्या होता है, एटम क्या होता है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास, जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो उसको हम अब यहाँ पे दोबारा नहीं पढ़ेंगे। जिसको उनमें से किसी टॉपिक में डाउट है वो दोबारा वीडियो देख सकता है। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में मैं अपन ने ये सब कवर किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन कहानी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन हो सकता है किया भी हो तुम लोगों ने। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 is 98 AMU. Calculate number of moles of each element in 294 gram of H2SO4। एक बार ये क्वेश्चन सभी लोग कर लो कॉपी में ही। इसको लिख लेना एग्जाम्पल 1, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन टाइप है ये, ऐसे समझ लो। सब लोग इसको सॉल्व कर ले जल्दी और आंसर बता दें तीनों। तो 3 मोल। 3 मोल किसका? 2SO4। एक सेकेंड, हाँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमको क्या आंसर देना है। अंकुर ने लिखा है कि हाइड्रोजन का 6Na सही है। फिर सल्फर का 3Na सही है, और ऑक्सीजन का 4×12 सही है। तो अंकुर का आंसर तो सही आ गया है। बाकी लोग भी एक बार आंसर पे दोबारा गौर करें, कहाँ उनका गलत हो रहा है, कहाँ क्वेश्चन समझने में समस्या हो रही है।
हाइड्रोजन का 3 नहीं आएगा भाई। हाँ, हाइड्रोजन का 6 आएगा। अंकुर ने जो आंसर लिखा है वो सही है। अच्छा, एक ये कुछ लोग, जैसे मेरे को आइडिया नहीं है इसका, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। कुछ लोग जैसे चैट में प्राइवेटली रिप्लाई करते हैं ना, इसमें जैसे लिखा आता है कि फ्रॉम अंकुर तिवारी टू मी प्राइवेटली, और कुछ लोगों का ऐसे लिखा आता है कि फ्रॉम मानस टू एवरीवन। तो मेरे ख्याल से जो प्राइवेटली लिखाता है उसका बाकी स्टूडेंट्स को नहीं दिखता होगा मैसेज, और जो एवरीवन नो पे सर। मैसेज कर रहा है उसका सबको दिखता होगा। ऐसे कुछ है क्या? यस। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं कुछ जैसे रिप्लाई करता हूँ तो वो मैं भी कर सकता हूँ फिर तो, प्राइवेटली और एवरीवन में, है ना? एक बार मैं यस। देखता हूँ, मुझे भी क्या पता होना चाहिए ना ये चीज़। अच्छा, ये यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है ऊपर। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो अपन तो अंकुर ने जो आंसर बताया वो सही है। देखो, बाकी किस किस का आ गया है? तो मानस का आ गया है, अंकुर का आ गया है, और बाकी लोगों का? बाकी लोग भी ट्राई करो यार, इसको आंसर निकालने की कोशिश करो। बाकी लोगों का नहीं आ रहा है, किसी ने मैसेज नहीं किया। अंकुर और मानस का 2 का आया है। चलो ठीक है, देखो देखो, पहले तो अपन इसको ओरली कर लेते हैं, है ना? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 AMU, मतलब मोलर मास हो जाएगा 98 ग्राम, और टोटल मास दिया है 294। तो 294 बाय 98 मतलब 3 मोल, है ना? तो जो सैंपल दिया है अपन को उसमें 3 मोल H2SO4 है। तो 3 मोल H2SO4 मतलब 6 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल सल्फर, और 12 मोल ऑक्सीजन एटम्स उसमें होंगे। ठीक है, तो ये तो चलो अपन ने ओरली कर लिया। अब देखो, इसको अपन डिटेल में कर लेते हैं स्टेप वाइज। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास 98 AMU दिया हुआ है, तो मोलर मास हो जाएगा 98 ग्राम, है ना? ये चीज़ हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में पढ़ा है। अगर मोलर मास किसके बराबर होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो ये जो मॉलिक्यूल है H2SO4, ये बेसिकली 3 टाइप के एटम्स से मिलके बना है ना? कौन कौन सा? हाइड्रोजन, सल्फर, और ऑक्सीजन। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट दिया है, जबकि क्वेश्चन में होना चाहिए था कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एटम। तो ईच एटम उन्होंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें दिक्कत ये कि आंसर रिपीट होंगे, है ना? क्योंकि एक्चुअल में देखो, इसमें जैसे 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो अगर क्वेश्चन ने ये लिखा होता कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एटम, तो फिर हम इस हाइड्रोजन एटम का पहले 3 मोल बताते, फिर इस हाइड्रोजन एटम का 3 मोल बताते, है ना? जबकि हमको ऐसे नहीं करना है, हमको हाइड्रोजन एटम का एक ही बार में बता देना है कि टोटल कितने मोल्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए वहां पर इन्होंने एलिमेंट वर्ड का यूज किया है, एटम वर्ड का यूज नहीं किया। ये चीज क्लियर हुई क्या सबको? यस। इस मतलब ये थोड़ी लैंग्वेज इसकी समझने वाली थी। इसको लैंग्वेज को समझने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, मैं ये पॉइंट और डिटेल में समझाता हूँ, है ना? कि एलिमेंट वर्ड का यूज क्यों किया है यहाँ पे। एलिमेंट वर्ड का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि वो टाइप ऑफ एटम्स की बात कर रहा है ना? कि एक टाइप का एटम हाइड्रोजन हो गया, दूसरे टाइप का सल्फर हो गया, तीसरे टाइप का ऑक्सीजन हो गया। अगर वो एटम की बात करता तो फिर हम 2 हाइड्रोजन एटम का अलग बताते, फिर एक सल्फर का, और फिर चारों ऑक्सीजन एटम का हमें अलग अलग बताना पड़ता। ठीक है, तो अब देखो हाइड्रोजन एटम, तो बस अब तो वो फॉर्मूला लगाना है अपन को।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, सबस्क्रिप्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट 2 है तो 2 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4। तो H2SO4 के मोल्स कितने आ गए थे अपने पास? मोल्स ऑफ H2SO4, मास मास दिया हुआ है 294 ग्राम, है ना, ये मास दिया हुआ है 294 ग्राम, और मोलर मास 98 ग्राम। तो ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होके 3। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6। ऐसे ही मोल्स ऑफ सल्फर आ जाएगा 1 इंटू 6, 1 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 4 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो इसको नोट कर लो जल्दी कॉपी में। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मीन मोलार मास और मीन मॉलिक्यूलर मास। ये नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। सर लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट मतलब पिछले? यस सर, हाँ ये है। इसमें NS मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर 1 इंटू 6 लिखा, 1 इंटू 3 होगा ना सर? ओ हाँ, वो मोल्स ऑफ H2SO4 3 है, वो मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। सही कहा तुमने, मोल्स ऑफ H2SO4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आया था 2 इंटू 3 6, यहाँ पर 1 इंटू 3 और यहाँ पर 4 इंटू 3। ठीक है, वो गलती से मैंने गलत लिख दिया था, ये मोल्स ऑफ H2SO4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना जिसने भी गलत लिखा था। तो हम पढ़ रहे थे मीन मोलार मास या फिर मीन मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले तो लिखो इसकी डेफिनेशन, मीन मोलर मास क्या होता है या मीन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। हमने जैसे एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा था, है ना। तो दिस इज बेसिकली सिमिलर टू एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, ये एवरेज एटॉमिक मास के सिमिलर है, क्योंकि जो मीन वर्ड का मतलब क्या होता है, मीन और एवरेज इज द सेम थिंग, है ना। मीन और एवरेज तो एक ही चीज होती है। अब हमने जो सैंपल देखे थे अपने, उसमें हम एटॉमिक मासेस का एवरेज लेते थे। ठीक है, कि जैसे क्लोरीन का सैंपल है, क्लोरीन के आइसोटोप है, तो कुछ क्लोरीन एटम्स 35 मास वाले होंगे और कुछ क्लोरीन एटम्स 37 मास वाले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनका एवरेज ले लेते थे, तो हमारे पास आता था सैंपल का एवरेज एटॉमिक मास। अब हम मॉलिक्यूल्स का एवरेज लेंगे। ठीक है, तो सैंपल में देखो, हो सकता है अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकता है हमने मिक्स कर दिया हो, जैसे ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब वही बात है कि एवरेज हम तब निकालते हैं जब डेटा में वेरिएशन हो रहा हो, है ना। तो मॉलिक्यूल्स के मास में जब भी वेरिएशन होगा तो हम सैंपल का एवरेज या मीन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। और मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर मास में वेरिएशन कब होगा? जब मॉलिक्यूल्स में वेरिएशन होगा, मतलब जब अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो जैसे वाटर में हमने ऑक्सीजन गैस मिला दी, तो कुछ मॉलिक्यूल्स तो वाटर के होंगे, कुछ ऑक्सीजन के होंगे, कुछ और हमने मिला दिया इसमें, जैसे हमने नाइट्रोजन गैस मिला दी, तो फिर कुछ मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के हो जाएंगे। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि सैंपल का एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, है ना, तो अब हम क्या करेंगे,
एवरेज मॉलिक्यूलर मास या मीन मॉलिक्यूलर मास, उसको हम कैसे निकालेंगे? टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो टोटल मास में जैसे 3 तो अपना आ जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल का मास, एक वाटर का मॉलिक्यूल का मास होता है 18, तो 3 का कितना होगा? 18 इंटू 3। ठीक है, तो ये वाटर के मास अपन ने काउंट कर लिया। अब नेक्स्ट है ऑक्सीजन का मास। तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास होता है 16 टू ज़ा 32, तो 3 का मास होगा 3 इंटू 32, राइट, प्लस, तो ये ऑक्सीजन के मास हमने काउंट कर लिया, प्लस 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स। तो एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 टू ज़ा 28, तो 2 का हो जाएगा 2 इंटू 28। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए ऊपर आ गया टोटल मास और नीचे क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 3 वाटर के प्लस 3 ऑक्सीजन के प्लस 2 नाइट्रोजन के, राइट, ऐसे ही करेंगे। तो इसका मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर मास का या मीन मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होगा? मीन molecular mass is equal to sigma ni mi divided by sigma ni, है ना। शॉर्ट में इसको हम ऐसे याद रखते हैं, वेयर i वेरीज फ्रॉम 0 to n, मतलब जितने भी टाइप के मॉलिक्यूल्स हमें दिए हैं। तो जैसे अगर इस मिक्सचर में हमें 3 टाइप के दिए हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n1m1 प्लस n2m2 प्लस n3m3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, है ना। जहाँ पे n1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स, और m1 रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो देखो अब सिंपल सी बात ये है कि अगर हमसे मीन फॉर्मूला हम यही लगाएंगे दोनों के लिए, मीन मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए चाहे मीन मोलर मास पूछा जाए, बस फर्क क्या आएगा? जो बेसिक फर्क होता है मॉलिक्यूलर मास में और मोलर मास में, क्या फर्क होता है? मॉलिक्यूलर मास में वैल्यू AMU के साथ आती है, मोलर मास में वैल्यू ग्राम के साथ आती है। तो यहाँ पर भी वही होगा। अगर हमको मीन मॉलिक्यूलर मास पूछा है क्वेश्चन में, तो इस फॉर्मूले से जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम बगल में यूनिट क्या लिख देंगे? AMU। और वही अगर मीन मोलर मास पूछा है तो इस वैल्यू को हम क्या रख देंगे? ग्राम। ठीक है, तो ये यूनिट आ जाएगी मॉलिक्यूलर मास के केस में, और ये यूनिट आ जाएगी मोलर मास के केस में। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, मेरे को लगता नहीं इसमें कुछ डाउट होगा किसी को, है ना। ये फॉर्मूला याद रखने का है बस, मीन मॉलिक्यूलर मास का या मीन मोलर मास का, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन है, द मोलर composition of polluted air is as follows। एक polluted air का सैंपल है, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो इस तरह से दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? देखो, गैस, एटॉमिक वेट, ये बेसिकली 3 कॉलम में बना रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन का ही पार्ट है ना, तो अभी नोट करते जाना बस। मोल, परसेंटेज,
कॉम्पोजिशन। ये 3 कॉलम में मैं वैल्यूज लिखना चालू कर रहा हूँ। एक तो है ऑक्सीजन पहला, दूसरा है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16, मोल परसेंट है 16%। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है 14, मोल परसेंट है 80%। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ CO2। एटॉमिक वेट एप्लीकेबल नहीं है इसका क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। मोल परसेंटेज है इसका 3%। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसका मोल परसेंटेज 0.1%। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे ये है कि व्हाट इज द एवरेज molecular weight of the given polluted air। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन करना चालू करो। इसमें ये वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में हमको। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 एंड सल्फर इज इक्वल टू 32। ये वैल्यूज भी क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं। अंकुर आंसर बता रहा है 15.72 यूनिट के साथ। बताओ अंकुर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वैल्यूज है उसको हमेशा यूनिट्स के साथ एनालाइज किया करो, है ना। विदाउट यूनिट बात मत किया करो, क्योंकि 10th तक तो चल जाता है, यूनिट का ज्यादा खेल नहीं रहता है, इसलिए हमको 10th तक यूनिट पे हम ज्यादा फोकस करते भी नहीं है। लेकिन 11th-12th ऑनवर्ड्स यूनिट का बहुत खेल रहता है ना। बहुत से क्वेश्चंस कई बार स्टूडेंट के केवल यूनिट पे ही गलत या सही हो जाते हैं, या कई बार कैलकुलेशन यूनिट कन्वर्जन के कारण ही चेंज हो जाता है। तो हमें अपनी ये प्रैक्टिस में लाना है कि वैल्यू को हम यूनिट के साथ ही बोल रहे हैं, या बोलेंगे, या पढ़ेंगे, या समझेंगे। ठीक है। बाकी अंकुर ये आंसर तो नहीं है यार, आंसर इसका डबल के आसपास आएगा। तुम्हारा आंसर लगभग आधा आ रहा है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एक्चुअल आंसर। बाकी और लोग ट्राई करें, चाहे तो एक अप्रोक्सीमेट आंसर बता सकते हैं ना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है। कैलकुलेशन बड़ा है तो चाहें तो अप्रोक्सीमेट आंसर बता सकते हैं।
आदि आज स्टोइशियोमेट्री तो चालू नहीं हो पाएगा यार, मुश्किल है, मतलब मुश्किल क्या, नहीं हो पाएगा। ठीक है चलो मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ। देखो पहले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नहीं नहीं ये भी नहीं है, 15.72 ग्राम भी नहीं है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन ये कह रहा था मोलर कंपोजिशन ऑफ पॉल्यूटेड एयर। तो एक एयर का कोई सैंपल जो कि पॉल्यूटेड है, ये चल रहा है यार, क्या बोलते हैं इसको, एवरेज मॉलिक्यूलर मास चल रहा है, मीन मॉलिक्यूलर मास। एयर का जो सैंपल जो पॉल्यूटेड है, तो पॉल्यूटेड एयर का कंपोजिशन दिया है ना, कि जैसे ये अपन ने एक सैंपल ले लिया उसका, मतलब जो एयर है उसका एक अपन ने छोटा पोर्शन ले लिया है यहाँ पे। तो इसमें इसको हमने लैब में इसकी क्वालिटी को हमने चेक किया, तो हमें मिला कि इसमें, हाँ अंकुर सही, लगभग सही आ गया तुम्हारा। तो हमने देखा कि इसमें कुछ तो ऑक्सीजन है, कुछ नाइट्रोजन है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है, और कुछ सल्फर डाइऑक्साइड के मिक्सचर के टाइप की गैस है ये। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो हाँ, जिस जिसका भी 29 और 30 के बीच में आ रहा है वो सही आंसर है ना। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इधर उधर हुई होगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट उन्होंने सही लगाया है। तो देखो अब ये कह रहा है कि मोल परसेंटेज कंपोजिशन। तो मोल परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है कि अगर हम टोटल गैसेस के 100 मोल्स मान लें, यहाँ पर जैसे ये जो सैंपल है अपन ने इसमें मान लिया कि कितनी गैस है टोटल, टोटल 100 मोल्स गैस है, ये हमने अज्यूम कर लिया। एक ऐसा सैंपल हमने लिया है जिसमें गैस के मोल्स टोटल 100 है, अज्यूम 100 मोल्स गैस। तो उसमें उसमें 16%, तो 100 मोल का 16% कितना आ जाएगा, 16 मोल्स। तो 16 मोल उसमें ऑक्सीजन होगी, फिर 80 मोल्स उसमें नाइट्रोजन गैस होगी, बाकी 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड होगी। तो अब इसको जोड़ के भी देख सकते हो, है ना, 80 + 16 96, और 3 99, और 1 100। तो ये चारों मिलके इस तरह से 100% ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो अब इसमें यही करना है अपन को, है ना। अपन ने मान लिया कि टोटल मोल्स गैस के कितने हैं, 100। तो बस अब तो वो फॉर्मूला लगाना है हमको, निकालना क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एवरेज एटॉमिक वेट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो एटम नहीं है। पार्टिकल क्या है, अपना मॉलिक्यूल। जैसे ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है ना। तो क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो मॉलिक्यूल के टर्म्स में हो रही है, एटम्स के टर्म्स में नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन ने एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। तो बस अब फॉर्मूला लगा दो, एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, सिग्मा NiMi बाय सिग्मा Ni। तो बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है तो मैं क्लास लीव कर सकता हूँ क्या, हाँ हाँ ठीक है मानस, चलेगा, लीव कर दो। तो देखो सिग्मा NiMi, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ CO2 इंटू मोलर मास ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ SO2 इंटू मोलर मास ऑफ SO2, है ना। ये तो न्यूमरेटर हो गया सिग्मा NiMi डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सिग्मा Ni, मतलब सबके मोल्स जोड़ दो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब बस इनमें वैल्यू डालना है हमको। तो डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स तो हमने 100 माने हैं, तो डिनोमिनेटर तो अपना हो गया 100, है ना। डिनोमिनेटर अपना हो गया 100, और न्यूमरेटर में अब ये जितनी भी जैसे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो 16% ऑफ 100, तो कितना आ जाएगा 16। तो बस यही वैल्यूज हमको एज इट इज मोल्स की जगह पर कॉपी करनी है ना। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 80, मोलर मास होता है 28, प्लस मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया है 3%, इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा, 12 + 32, तो 44 प्लस
मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 1 इंटू सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 32 + 32 64। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू रफली 29.48 के आसपास आ जाएगी, है ना। अब क्वेश्चन में हमसे मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, मोलर वेट नहीं पूछा, तो हम यूनिट में क्या लगाएंगे, AMU। ठीक है, ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। तो इसको नोट कर लो। बाकी वेदांत अभी ये स्टोइचियोमेट्री तो आज चालू नहीं हो पाएगी, है ना। तुम चाहो तो नेक्स्ट क्लास में देख लेना, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी। ये सॉल्यूशन नोट कर लो जल्दी सभी लोग। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, गे लुसेक्स। ये एक साइंटिस्ट का नाम है ना। गे लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पहले तो इसका स्टेटमेंट लिख लो सभी लोग। स्टेटमेंट लिखो, एलिमेंट्स कंबाइन इन simple ratio of atoms and gases combine in a simple ratio of their volumes, provided all measurements are done at same temperature and pressure। इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लेना है, एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स फुल स्टॉप, similarly gases combine in a simple ratio of their volumes। ठीक है, तो गे लुसेक एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने कंबाइनिंग वॉल्यूम्स मतलब गैस जब कंबाइन होती है तो उसके डायनेमिक्स पे इन्होंने चर्चा की थी कि गैस जब कंबाइन होती है तो किस लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, तो पहले तो इन्होंने कंपेयर करके बताया कि जिस तरह से, ध्यान से समझना, जिस तरह से एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स जब मॉलिक्यूल बनाते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स। तो जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, तो ये कंबाइन हुआ है, ऐसे दो हाइड्रोजन एटम से कंबाइन हुआ होगा, है ना। मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुए होंगे तो एक हाइड्रोजन का एलिमेंट बन गया। तो जिस तरह से एलिमेंट्स जो हैं वो एटम के सिंपल रेशियो से कंबाइन होके बनते हैं, है ना, उसी तरह से सिमिलरली गैसेस कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। देखो गैसेस जो हैं वो वॉल्यूम्स के सिंपल रेशियो में कंबाइन होती है। जैसे दो गैस हमने ले ली, हाइड्रोजन और क्लोरीन,
तो इन दोनों से क्या प्रोड्यूस होगा, HCl, है ना। ये हमने बैलेंस कर दिया तो ये 2 कोएफिशिएंट आ जाएगा सामने। तो गैसेस कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट्स आर डन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो इसका क्या मतलब है कि अगर हमने टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा है तो जो दोनों गैसेस हैं वो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन होती है ना। इसका मतलब ये है कि इसका 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का 1 लीटर क्लोरीन गैस के 1 लीटर से कंबाइन होगा तो HCl गैस का 2 लीटर हमें मिलेगा, है ना। या फिर अगर हमने हाइड्रोजन गैस का 3 लीटर लिया होता तो वो क्लोरीन गैस के 3 लीटर से कंबाइन होके HCl गैस का 6 लीटर जनरेट किया होता, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने सिंपली ये कहा है कि जो दोनों गैसेस मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन जब कंबाइन हो रही है तो वो किस रेशियो में कंबाइन हो रही है, 1:1 के रेशियो में कंबाइन हो रही है ना। तो गैसेस कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में पहले तो वो कंबाइन होती है, प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट्स आर डन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये तभी होता है या ये लॉ तभी वैलिड है जब तीनों के लिए हम टेम्परेचर प्रेशर क्या रखें, सेम, है ना। टेम्परेचर प्रेशर शुड बी सेम, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर में से अगर हम कुछ भी चेंज कर देंगे तो उससे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, है ना। PV इज इक्वल टू nRT हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में, तो फिर ये लॉ जो है वो वैलिड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉ था, इसको लिख लो। इसको नोट कर लिया हो तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक अपने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के एंड में देखा भी था, दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पर, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में इसका पहले स्टेटमेंट लिख लो, वैसे हम लिख चुके हैं पहले, दोबारा लिख रहे हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स not atoms at the same temperature and pressure conditions। ठीक है, तो equal volumes of gases have equal number of molecules at the same temperature and pressure। इसकी हमने बात भी की थी पिछले चैप्टर में, दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने वहाँ पे देखा था कि दो गैस अगर उनकी हमने वॉल्यूम सेम ली है, मान लो हमने 1 लीटर हाइड्रोजन गैस ली है यहाँ पे और यहाँ पर हमने 1 लीटर ऑक्सीजन गैस ली है, तो दोनों की वॉल्यूम सेम है और ये दोनों वेसल को हमने सेम रूम में रखा है, तो उस रूम में टेम्परेचर भी सेम रहेगा दोनों के लिए, प्रेशर भी सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम भी सेम है दोनों के लिए, टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है, तो PV इज इक्वल टू nRT के हिसाब से प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जब सेम हो गया तीनों के लिए, तो सॉरी दोनों के लिए, तो दोनों का मोल्स भी सेम आएगा, राइट। तो दोनों का मोल्स सेम आएगा तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे, है ना, क्योंकि मोल्स होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर मोल्स सेम आएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स सेम आएंगे लेकिन नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होंगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मॉलिक्यूल सेम होंगे। अब जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सारी गैस के मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं,
जैसे ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है तो इसमें 2 एटम है। हो सकता है अपन ने यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह हमने CH4 गैस ली होती, तो इसके एक मॉलिक्यूल में तो 5 एटम आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, यहाँ पर 5 एटम है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसको लिख लो। फिर हम बात करते हैं STP कंडीशन की। तो STP कंडीशन क्या होती है, इसको हम इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन की गई है ना, कि जिसको हम कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और स्टैंडर्ड क्यों बोला गया है, बेसिकली क्योंकि आगे जब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत से वेरिएबल्स हैं या ऐसे बहुत सी पैरामीटर्स हैं जो STP पे मेजर किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसको माना गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना गया है 0 डिग्री सेल्सियस को, या फिर 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर किसको माना गया है, स्टैंडर्ड प्रेशर माना गया है 1 ATM, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो 1 ATM, जिसको हम 760 mmHg भी कहते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में ही लिखा है, जहां पर हमने प्रेशर की यूनिट्स लिखी थी वहां पर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज मानी गई है केमिस्ट्री में। तो आगे हम बहुत सी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, जैसे डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जहां पर भी हम नॉट लगाया करेंगे, डेल्टा H नॉट, डेल्टा S नॉट, ये सब आगे आएगा, है ना, अभी इन पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब भी हम आगे ऐसे किसी वेरिएबल के ऊपर नॉट सिंबल लगाएंगे, तो इस नॉट सिंबल का मतलब ये हुआ करेगा कि इस वेरिएबल की वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट की गई है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या, कि जैसे किसी बीकर में अगर कोई लिक्विड है और हमें उसका एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है कि उसमें कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस की गई है ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे की गई है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन बोले तो टेम्परेचर इस दौरान 0 डिग्री सेल्सियस रखा गया और प्रेशर इस दौरान 1 ATM रखा गया, और तब इस वैल्यू को मेजर किया गया। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सी वैल्यूज पढ़ेंगे जो STP पे मेजर की जाती है, इसलिए ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है ना, तो ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। तो फिर नेक्स्ट बात आती है इसमें वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम एट STP ऑफ 1 मोल गैस, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, PV इज इक्वल टू NRT से। तो प्रेशर यहाँ पर देखो, हमको स्टैंडर्ड कंडीशंस रखना है ना, तो प्रेशर हो जाएगा हमारा 1 ATM, प्रेशर हमने रखा 1 ATM। वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है 1 मोल, N की वैल्यू हो गई 1। तो वॉल्यूम हम किस में कैलकुलेट करेंगे, लीटर में, और प्रेशर हम रख रहे हैं ATM में, तो R की यूनिट हम लीटर ATM वाली लेंगे। तो R की वैल्यू होती है लीटर ATM में 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन मोल। अगेन ये वैल्यू हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉरी इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में एंड में लिखी हुई है। ठीक है, लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर हमने को क्या रखना है, स्टैंडर्ड वाला, मतलब 273 केल्विन, क्योंकि यहाँ पर भी जो यूनिट है वो केल्विन में आ रही है। तो बस अब इन वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन में ये एक ही अननोन है वॉल्यूम। तो जब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज होती है गैसियस स्टेट में, है ना। तो ध्यान रहे ये वैल्यू किस चीज़ के लिए वैलिड है,
सॉलिड के और लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है ये। 1 मोल गैस, गैस के लिए वैलिड है ना, क्योंकि ये जो इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये हम गैस के लिए लगाते हैं। ठीक है, ये भी हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री चैप्टर में देखा था। तो इससे जो वॉल्यूम आएगा वो भी गैस के लिए आएगा, है ना। पहले ये इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी बात, ये 1 मोल की वॉल्यूम है ना, तो इसको हम मोलर वॉल्यूम भी कह सकते हैं, वीएम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। और वो भी कब? एट एसटीपी, किसी और कंडीशन पे नहीं, है ना। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना है। मोलर वॉल्यूम, अगर कंडीशन एसटीपी पे नहीं दी है क्वेश्चन में, तो मोलर वॉल्यूम को हम 22.4 लीटर नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये एसटीपी वर्ड हमको क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि एसटीपी वर्ड दिया है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में मान लो टेम्परेचर कुछ और दिया है कि 300 केल्विन दिया है और 300 केल्विन पे मेजरमेंट हो रहा है, तो 300 केल्विन अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो है नहीं, इसका मतलब हम मोलर वॉल्यूम को 22.4 लीटर 300 केल्विन के लिए नहीं ले सकते। ठीक है, ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें कैलकुलेशन के दौरान या क्वेश्चन पढ़ने के दौरान ध्यान रखना होता है। तो इसको नोट कर लो, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू को। और अब ये अपन क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। आंसर बताओ। सर 224 लीटर। शाबाश, दोनों का आ गया क्या? दोनों का आ गया? देखो, सिंपल क्वेश्चन है ना। वॉल्यूम इन लीटर्स निकालना है हमको, 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस एसटीपी। तो एसटीपी कंडीशन जैसे ही दे दी, मतलब मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हमको पता है ना, 22.4 लीटर्स। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वही मोल्स वाला फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो बेसिकली हम वैल्यूज देख सकते हैं, हमें स्मॉल एम की वैल्यू दी हुई है, मोलर मास निकल जाएगा, वॉल्यूम निकालना है अननोन है, और वीएम भी हमको पता है। तो इतने पार्ट का यूज होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करके अपना वॉल्यूम आ जाएगा, मास 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम इंटू मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये अपना जाएगा 224 लीटर, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो एसटीपी का कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, है ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन सिंपल सी चीज है। इसका पहले इसके लिए एक लाइन लिख लो, इन दिस, इसमें हम क्या करते हैं, द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इज
एलिमेंट के ब्रैकेट में लिख लेना ईच टाइप एलिमेंट या फिर टाइप ऑफ एटम इज फाउंड आउट ठीक है। हर एलिमेंट का परसेंटेज इसमें निकाला जाता है ना। इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं, तुम्हें क्वेश्चन से समझ में जाएगा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया always has formula NH3 irrespective of method of preparation, that is 1 mole of ammonia always contains 1 mole nitrogen and 3 mole hydrogen, full stop. In other words, 17 gram ammonia always contains 14 gram nitrogen and 3 gram hydrogen, full stop. Find out percentage of each element in the compound, है ना। ये है क्वेश्चन। तो उसमें बेसिकली हमको हर टाइप के एलिमेंट का परसेंटेज निकालना पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट में अपन देख लेते हैं। जैसे कोई हमसे बोले कि वाटर में हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज होता है बाय मास, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन टोटल, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर हमें निकालना हो वाटर में तो हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? 18 ग्राम मॉलिक्यूल का इंटू 100, है ना। तो इससे तो हाइड्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा और इसी को हम 100 से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा, या फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम, टोटल मास ऑक्सीजन का 18 ग्राम इंटू 100, तो ये ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। तो ये होता है बेसिकली परसेंटेज कंपोजिशन, है ना। तो सिंपल सी बात है कि जो रेशियो है हम इसको परसेंटेज के टर्म्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दो जल्दी। सर नाइट्रोजन का अप्रॉक्स 82%, सही बात है। और उसका हाइड्रोजन का 18। हाँ बिल्कुल, ये वही 14/17 इंटू 100 है ना, ये नाइट्रोजन का परसेंटेज जाएगा और हाइड्रोजन का हो जाएगा 3/17 इंटू 100, है ना। सिंपल है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को उल्टा करो। उल्टा करो का क्या मतलब है? देखो, ध्यान से देखना, इसको सेकंड क्वेश्चन लिख लेना। इन अ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन इज
वही जो अपनी वैल्यू आई थी 14/17 इंटू 100% and hydrogen is 3/17 into 100%. Find the molecular formula of the compound. एक ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमको परसेंटेज दे दिया और हमको उसका फॉर्मूला पूछ रहा है, बता सकते हैं? इसको सॉल्व करो। आंसर तो हमको पता है कि NH3 लाना है हमें, लेकिन वो आएगा कैसे, वो क्लियर हो गया? क्योंकि अभी तो हमें पता है, अब कोई ऐसा कंपाउंड हो सकता है जिसमें हमें फॉर्मूला ही ना पता हो, तो हमें प्रोसेस पता होनी चाहिए, है ना? तो देखो, तो उन्होंने ये बताया कि कंपाउंड में मॉलिक्यूल किससे बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, ये तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमें उनका रेशियो नहीं पता, तो मान लो कुछ भी वैल्यूज मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, है ना। हमने मान लिया कि ये अपना मॉलिक्यूल है, अपन को x एंड x निकालना है एक तो, और y निकालना है, ठीक है। बेसिकली हमको सर यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए हाँ, इनका जो परसेंटेज दिया है उसका यूज कर सकते हैं। उसका तो करना ही पड़ेगा ना, उसका तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके कैसे होगा। हमें x/y की वैल्यू निकालना है ना, हमें रेशियो निकालना है, तो x/y की वैल्यू निकालना है। तो देखो, अब x/y का मतलब क्या है, x का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, और y का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। सही बात है। तो देखो, अपन ने मान लिया कि अपने पास, अज्यूम कर लो कि अपने पास जो सैंपल है उसमें एक ही NXHY का मॉलिक्यूल है, ठीक है। जो सैंपल है उसमें एक ही मॉलिक्यूल है। अब उस मॉलिक्यूल में परसेंटेज बताया है कि नाइट्रोजन का तो इतना है 14/17 इंटू 100, और हाइड्रोजन का इतना है, ठीक है। तो अब हमें x/y कैलकुलेट करना है, मतलब हमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये कैलकुलेट करना है एक मॉलिक्यूल में या अपने सैंपल में, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो, वो मोल्स वाला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोज नंबर। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसको हम लिखेंगे m/m इंटू Na। तो m/m इंटू Na, ये नाइट्रोजन के लिए, डिवाइडेड बाय m/m इंटू Na, ये हाइड्रोजन के लिए, है ना। Na तो दोनों के लिए सेम रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो, अब m/m है ना, स्मॉल m बाय कैपिटल M। तो अगर हमने मान लिया कि इसका जो मास है वो, या इसमें ऐसा करो, इसमें सैंपल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं अपन, वो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, ध्यान से देखना, ये जो अपना सैंपल है इसमें हम मान लेते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं NXHY के, ठीक है। और हमने अब वेट अज्यूम कर लेते हैं हम अपनी तरफ से कि सैंपल का वेट है 100 ग्राम, ठीक है। तो अब सैंपल का वेट अगर 100 ग्राम है, तो इस सैंपल में नाइट्रोजन का इतना परसेंट है 14/17, और हाइड्रोजन का इतना परसेंट है, ठीक है। तो अब देखो, मास ऑफ नाइट्रोजन बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन, ये क्या आ जाएगा अपना, मास ऑफ हाइड्रोजन बाय
मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तुम्हारी अगली क्लास कितने बजे से है? 7:40 से क्या? यस सर। यस सर। अपन ऐसा करते हैं फिर, इस क्वेश्चन को तुम लोग एक बार ट्राई करना, इस पे दिमाग लगाना है ना। अपन कल फिर से इसी क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, नहीं तो इसको एक्सप्लेन करने में भी टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो अपन होमवर्क, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, इसको कल अपन डिस्कस करेंगे। होमवर्क एक बार देख लेते हैं। होमवर्क के लिए गिरान दिया ना। मोलर वॉल्यूम, इसका एक तो देखो होमवर्क लिखो, एक तो ये कर लेना, क्या बोलते हैं, सेक्शन ए एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए कर लेना है ना। सेक्शन बी तो अभी नहीं कर पाओगे, ए ही कर लेना। ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ये है, ये होमवर्क है, मैंने मैसेज में लिख दिया है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए। ठीक है, बाकी अपन मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सर तो वो एक्सरसाइज का पीडीएफ ग्रुप पे आ जाएगा? एक्सरसाइज का तुम्हारे पास नहीं है अभी? नो सर सर। ये वाली एक्सरसाइज का तो नहीं है अभी। मोल का नहीं होगा ना? यस सर, No, मोल sir. वाला। ठीक है, मैं हाँ, भिजवा सर। दूंगा, अभी भिजवा दूंगा है ना ग्रुप पे। यस सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम।